नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत। 14 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज 14 जनवरी और 14 जनवरी अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब होती है इसकी? 14 जनवरी 1953 से। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? इसका बैकग्राउंड ये है, हम सब लोगों को विदित कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ सशस्त्र सेना के, जिनका नाम था जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे और उनका जो सेवानिवृत्त की जो तिथि है वो होती है 1953 और दिनांक है 14 जनवरी। और उन्हीं को याद करने के लिए इस प्रकार का दिवस सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि उनको फील्ड मार्शल रैंक की उपाधि कब मिली? 1986 में भारत सरकार ने उनके कार्यों को देखते हुए, उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी 1986 में। इससे पहले एक व्यक्ति, और वो भी 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ उसके हीरो जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि मिलती है 1973 में। जबकि जनरल करियप्पा, हालांकि वो सीनियर थे, जनरल करियप्पा मानेकशॉ से सीनियर थे, लेकिन उनको 1986 में मिलती है उपाधि फील्ड मार्शल की, जबकि जनरल मानेकशॉ को मिलती है 1973 में। वर्तमान में या कह सकते हैं अब तक भारत के कितने फील्ड मार्शल हुए हैं? तो दो तो मैं आपको गिना चुका हूं, जनरल मानेकशॉ और जनरल करियप्पा। लेकिन इसके अलावा एयर मार्शल अर्जुन सिंह, एयर मार्शल एयरफोर्स की ये थे अर्जुन सिंह। वर्तमान में तीनों में से कोई भी जीवित नहीं है, कह सकते हैं कि तीनों की मृत्यु हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? भारत के पहले कमांडर इन चीफ, जिनका नाम जनरल करियप्पा, वो पहले ब्रिटिश भारत के भी एक सैन्य अधिकारी थे और कालांतर के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल बने। और उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो दिनांक है वो है 14 जनवरी 1953 और उनकी याद के अंदर इस प्रकार का दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिक जो वर्तमान में है उनकी लगभग जनसंख्या, या कह सकते हैं उनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 26 लाख भारतीय पूर्व सैनिक हैं। 2023 के आंकड़े हैं जहां पे 26 लाख पूर्व सैनिक वर्तमान में भारत में हैं। बात करते हैं कि सैनिक जब रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद में पुनर्वास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कौन कौन सी ऐसे योजनाएं लेकर के आती हैं और उनको किस प्रकार से उनको रिहेबिलिटेशन कराया जाता है, उनको किस प्रकार से उनका पुनर्वास, उनका रिसेटलमेंट कराया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जितने भी प्रकार की जो सर्विसेज है उनमें अलग अलग प्रकार के आरक्षण का प्रावधान भी करती रही हैं, जिनकी वजह से वर्तमान में बहुत सारी ऐसे तादाद के अंदर जो पूर्व सैनिक है उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर नौकरी भी दी गई है। तो सैनिकों के लिए इस प्रकार की पुनर्वास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में सभी प्रयासों के माध्यम से की जा रही है। तो आपने सेशन की शुरुआत करने से पहले जाना कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है और इसका क्या इसका औचित्य है। वर्तमान में देखा जाए तो जो आज का जो 14 जनवरी है इसकी शुरुआत कब होती है? 14 जनवरी का सशस्त्र बल पूर्व सैनिक जो दिवस है इसके मनाने की शुरुआत होती है 2017 में। 2017 में इसकी शुरुआत होती है और इसके गठन या कह सकते हैं इसकी घोषणा हो गई थी 2016 में। 2017 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत होती है और ये 8वां दिवस मनाया जा रहा है। अब देखिए कि अभी वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कानपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे
ये दिवस मनाया जाएगा उनकी अध्यक्षता में। हालांकि इसके अलावा देश भर के 10 ऐसे मिलिट्री स्टेशन हैं, वहां पर भी इस दिवस को मनाया जाएगा। और कानपुर वायुसेना स्टेशन के अंदर जो अभी दिवस मनाया जा रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इसके अलावा 9 ऐसे स्थान हैं जहां पे भी मिलिट्री बेस है, वहां पे भी इस प्रकार का दिवस मनाया जा रहा है। देश भर के अंदर इस प्रकार का आयोजन हर साल किया जाता है। और ये 8 वाक्य है सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं सेशन का पहला प्रश्न। उससे पहले देखें कि आप ग्लांस के माध्यम से देख रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर के और अभी 14 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है उनके बारे में आपको एक बार रिकैप करा देता हूं और उसके बाद आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, जबकि 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जयंती, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जबकि 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, जबकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। इस प्रकार के जो मुख्य जो दिवस हैं जो जनवरी माह के अंदर मनाए गए अभी तक, उनके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए अब करते हैं सेशन की शुरुआत जो करंट अफेयर्स का है और जानते हैं आज के दिवस का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पास किया है? इस प्रकार की चर्चा वर्तमान में चल रही है और केंद्र सरकार भी इस पे काम कर रही है कि लड़कियों की उम्र जो पहले 18 वर्ष हुआ करती थी उसको क्यों ना बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो पुरुषों की जो आयु है न्यूनतम वो तो 21 वर्ष है, जबकि लड़कियों की आयु है वो कितनी है? वो न्यूनतम है 18 वर्ष। अब बात करते हैं कि ये शुरुआत इसकी कब होती है, तो मैं आपको बताता चलूं। शारदा एक्ट 1929, वैसे लागू वो 1 अप्रैल 1930 से होता है। हरविलास शारदा, उन्होंने बाल विवाह जो होते थे उसके लिए इस प्रकार की लड़ाई लड़ी और एक मुहिम चलाई। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार को इस कानून को चेंज करना पड़ा और उसके बाद में ये जो है आयु वो कितनी है? लड़कियों के लिए थी 14 और लड़कों के लिए थी 18 वर्ष। ये आयु कब थी? बालक, बालिका और बालक। ये 1930 से इसकी शुरुआत हो जाती है। आजादी के बाद 1978 के आते आते इसके अंदर चेंजमेंट हुआ। यहां पे लड़कियों की जो आयु थी, लड़कियों की आयु ये कर दी गई 18 वर्ष, जबकि लड़कों की कर दी गई कितनी? 21 वर्ष। अभी इसको बढ़ाने की जो कवायद है वो राज्य तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार भी इसे कार्य कर रही है। अब हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव अभी विधानसभा में पेश किया है? उस राज्य का नाम है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू। 345 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला छोटा सा ये राज्य, जिसकी सीमा चीन के साथ में लगती है। अब बात करते हैं कि अभी 2006 के अंदर जिस प्रकार भारत के अंदर बाल विवाह बड़ी मात्रा के अंदर होते थे पहले भी और वर्तमान में भी चल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 लाया गया, जिसमें दंड का प्रावधान भी करा गया। उसके बाद में बाल विवाहों की होने वाली जो संख्या थी उसमें निरंतर कमी आ रही है, लेकिन फिर भी जनजाति क्षेत्रों के अंदर यह कह सकते हैं कि गरीब अशिक्षित लोगों के परिवारों में तो अभी भी यदा कदा इस प्रकार के मामले आते रहते हैं, लेकिन विशेषकर आदिवासी समुदाय के अंदर इस प्रकार के मामले ज्यादा देखे जाते हैं। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि हाल ही में किस राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित करा है, तो उस राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है। और इससे पहले 1930 के अंदर इस प्रकार का एक एक्ट आया जिसके अंदर लड़कियों की आयु मिनिमम कितनी कर दी गई थी? 14, जबकि लड़कों की आयु 18 वर्ष। 1978 के आते आते जब स्वतंत्र भारत हुआ उसके बाद में आते आते इसकी उम्र की जो
कह सकते हैं कि जो सीमा है वो बढ़ती 14 साल से लेकर के 18 साल के आसपास पहुंच गई, जहां पे लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी, 18 वर्ष, वर्तमान में भी वही है। लेकिन अभी इसको सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है कि इनकी जो आयु है उसको मिनिमम 21 वर्ष तो किया ही जाए। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष जबकि लड़कों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। 1978 के अंदर कानून के अंदर चेंज होता है और उसके बाद में लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी जाती है, जबकि लड़कियों की आयु जो है वो 18 वर्ष कर दी जाती है। 2006 के अंदर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम आ जाता है, जिसमें अगर किसी प्रकार का अगर बाल विवाह की सूचना मिलती है तो इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई भी प्रशासन के द्वारा की जाती है और उनको दंड भी दिया जाता है। अब हाल ही के अंदर हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं थोड़ा चर्चाओं में यूं भी बना रहा कि हट्टी समुदाय, जो जनजाति समुदाय है, उसको किस में कर दिया है, उसको अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा उसको दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला 345 किलोमीटर की सीमा वाला ये जो एक छोटा सा राज्य, जिसकी सीमा चीन के साथ में लगती है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि इस प्रकार हिमाचल प्रदेश ने 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव, लड़कियों की शादी की उम्र के बारे में इस प्रकार उन्होंने प्रस्ताव अभी पारित करा है। चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। हाल ही में दक्षिणी कोरियाई कंपनी सिमटेक द्वारा किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया और कहां पे इसका आयोजन जो है इसका स्थापना इसकी करी जाएगी? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, गुजरात। गुजरात का जो साणंद एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट साणंद जिला, वहां पे विनिर्माण के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर जो है उसकी वहां पे इकाई यहां पे लगाई जाती है जाएगी। अभी पेट्रो कैपिटल के नाम से विख्यात गुजरात वर्तमान में चर्चाओं में इसलिए भी बना हुआ है कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात का जो सम्मेलन था वो 10 से 12 जनवरी के अंदर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कौन से थे? ये थे यूएई के राष्ट्रपति। 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए इस प्रकार का संकल्प भारत सरकार के संदर्भ में लिया गया। ये भी कब लिया गया? अभी जो वर्तमान में वाइब्रेंट गुजरात का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गुजरात के साणंद में 1250 करोड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। अभी हाल ही के अंदर पेटीएम द्वारा हम सब लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं कि वहां पे एक गिफ्ट सिटी भी बन रही है, जो अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गिफ्ट सिटी, और ये गांधीनगर के पास में है। वहां पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार गुजरात के अंदर शराबबंदी है, लेकिन गिफ्ट सिटी के अंदर शराब को यहाँ पे खुला बेचा जा सकता है, इस प्रकार की चर्चाओं में भी गुजरात बना हुआ था। तो पेटीएम ने वहां पे बहुत बड़ा क्या किया है कि 100 करोड़ रुपए का वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने घोषणा करी है। एनएचपीसी गुजरात के अंदर कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण भी करेगी है, और भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में विख्यात गुजरात, और गुजरात मॉडल हम सब लोगों को पता। गुजरात द्वारा 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक के अंदर अगर अवार्ड किसी ने अगर लिया है, कह सकते सर्टिफिकेट मिला है कि अलग अलग 18 जगहों से सूर्य नमस्कार यहां पे करने का, उसके बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर अपना नाम चढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में गुजरात सरकार के द्वारा किया गया था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर के दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का खिताब किसने हासिल करा है? तो ये सारी कंपनीज कहां की हो सकती हैं? तो अमेरिका की कंपनी हो सकती है, और इन्हीं के बीच में ही इस प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है कि नंबर 1 और नंबर 2 कहां पे है। हालांकि भारतीय कंपनियां भी उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी गुंजाइश। अभी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी टेक कंपनी का जो खिताब है वो पहले किसके पास हुआ करता था? पहले हुआ करता था ये माइक्रोसॉफ्ट के पास में, इसने अभी जीता, जबकि इससे पहले कौन सा था? गूगल। तो अभी आप देख रहे हैं कि गूगल ने इस प्रकार का ये कार्य भी कराया, जिसको गूगल को पीछे छोड़ करके, और कौन सी आ गई? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो नंबर 1 पे आ गई। किसको छोड़ करके? एप्पल को छोड़ करके। एप्पल को छोड़ करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने अब ये जो नाम था अपने नाम कर लिया। एप्पल हम सब लोगों को पता, आईफोन बनाने वाली कंपनी,
और माइक्रोसॉफ्ट जिसके मालिक बिल गेट्स, स्थापना इसकी 1975 में होती है और हेडक्वार्टर इसका कहां पे, अमेरिका में है। वैसे देखा जाए रोचक बात यह है कि सत्य नडेला इस कंपनी के सीईओ है। और वैसे देखा जाए कि बिल गेट्स का जो चैरिटी है वो अपने आप में विश्व के अंदर सबसे अनूठा है। सबसे ज्यादा अगर दान देने वाले दानदाताओं की सूची में भी किसी कंपनी के जो मालिक आता है वो कौन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं उनका नाम है कौन सा, बिल गेट्स। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। माइक्रोसॉफ्ट है सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद और ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज लाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 और एजवेल ब्राउज़र बनाने वाली कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है। एप्पल को पछाड़ करके विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी का खिताब अपने नाम करा। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं 2.875 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कंपनियों में से एक, जबकि 4 अप्रैल 1975 के अंदर इसकी स्थापना होती है और विश्व के समस्त देशों के अंदर इनके जो है वो कार्यालय भी है और वहां पे इनकी कंपनी इस प्रकार की सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं मुख्यालय इसका वंश माइक्रोसॉफ्ट में रेमंड वॉशिंगटन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और स्वामी तो इसका किसके पास में, बिल गेट्स के पास में। जबकि सत्य नडेला जो वहां के जो सीईओ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में इस कंपनी का जो कह सकते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका पदभार किसी भारतीय ने संभाल रखा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस राज्य में 3 से अधिक बच्चे होने पर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का लाभ नहीं मिलेगा? जिस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण तथा लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने और कम बच्चे करने के लिए जिस प्रकार की ये जो प्रोत्साहन की योजनाएं चला जाती हैं और जो ज्यादा बच्चे जो करते हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं अलग अलग राज्यों के माध्यम से चलाई जा रही है। और सबसे पहले जो वानगी देखने को मिल रही है वो उत्तर पूर्वी राज्य जिसका नाम असम। तो असम के अंदर इस प्रकार की शुरुआत की गई है कि अगर महिलाएं 3 से ज्यादा अगर बच्चे करेंगे तो उनको महिला उद्यमिता जो आपको दिया जा रहा अभियान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दी जा रही है उनसे आपको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं वर्तमान में असम काफी चर्चाओं में बना हुआ 40,000 करोड़ रुपए का टाटा यहां पे क्या लगा रही है, एक प्लांट लगा रही है। इसके अलावा ई ग्रास राजस्व के लिए हाल ही के अंदर असम सरकार ने बंधन बैंक के साथ में एमओयू किया है। 2 चीजें तो ये होगी, तीसरी होगी ये गुणोत्सव। स्कूली बालकों के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणोत्सव पुरस्कार भी वहां पे चलाया जा रहा है और उस थीम के अंदर जो है बालकों को शिक्षा के प्रति और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि वर्तमान में असम इस प्रकार चर्चाओं में बना हुआ, इसका आंसर होने वाला है असम और मुख्यमंत्री का नाम हेमंत शर्मा बिस्वा, ये वहां के मुख्यमंत्री। और राजधानी की बात करते हैं तो दिसपुर वहां की राजधानी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। असम 3 से अधिक बच्चे होने पर महिलाओं को नहीं मिलेगा महिला उद्यमिता योजना का लाभ। आप इस मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि सुदूर उत्तर पूर्व के अंदर स्थित और सबसे बड़ा उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, असम है। योजना का उद्देश्य जो है वो राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह का हिस्सा रही महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकसित करने में मदद करना है। लेकिन इसके अंदर शर्त यह रखी गई है कि 3 से अधिक अगर बच्चे महिलाओं के होते हैं तो आपको इस माइक्रो मैनेजमेंट उद्यमी के रूप में वहां पे आपको विकसित करने में आपको उस दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। लक्ष्य क्या है, प्रत्येक सदस्य के लिए 1 लाख रुपए तक का वार्षिक आय बनाने का इस प्रकार का लक्ष्य दिया गया है। हाल ही के अंदर टाटा समूह ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए सेमीकंडक्टर का प्लांट यहां पे लगाया है। जबकि बंधन बैंक ने असम से ई ग्रास पोर्टल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री के साथ में लिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के द्वारा छात्रों के प्रदर्शन को समग्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए अभी गुणोत्सव स्कीम भी वर्तमान में चलाई गई है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध में किस नाटो देश ने यूक्रेन को 26,000 करोड़ रुपए की आर्थिक और सैन्य सहायता देने की घोषणा करी है? जिस प्रकार अमेरिका, फ्रांस, IMF, वर्ल्ड बैंक,
ये तो आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता दे ही रहे हैं। इसी की कड़ी के अंदर एक नाम जुड़ा है जिसका नाम कौन सा? ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और ऋषि सुनक ने यह घोषणा करी है कि हम 26,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को देंगे एज ए आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता के रूप में। वैसे देखा जाए तो फरवरी 24 फरवरी 2022 को रसिया द्वारा यूक्रेन पे अटैक कर दिया जाता है और यूक्रेन को अपने भाग के अंदर मिलाने के लिए इस प्रकार की कवायद पिछले 2 साल से चल रही है। युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और वर्तमान में यूक्रेन भी डट करके खड़ा हुआ है। कारण सिर्फ एक ही है कि पश्चिमी राष्ट्रों का सहयोग, और जिसकी वजह से उनको आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता लगातार मिल रही है, जिसकी वजह से रसिया के सामने बिल्कुल छोटा सा एक देश अभी भी पैर जमाए हुए खड़ा हम सब लोगों को नजर आ रहा है। इसका आंसर होने वाला है कौन सा? ब्रिटेन। वैसे देखा जाए कि ऑपरेशन गंगा ये था जिसके अंदर यूक्रेन से जो भारतीय जो लोग थे वहां पे रह रहे थे उनको सकुशल वापसी कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ब्रिटेन हो रहा है, जिसने 26,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। बात करते हैं अमेरिका द्वारा 250 मिलियन डॉलर की अंतिम सैन्य सहायता, जबकि विश्व बैंक के द्वारा 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध जो 24 फरवरी जो लगभग 2 साल होने को आए हैं और अभी तक ये खत्म नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी थी उसके द्वारा यूक्रेन खेल क्षेत्र को शामिल करने के लिए रूसी ओलंपिक को क्या कर दिया? उन्होंने निलंबित कर दिया है। ऑपरेशन गंगा का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नाटो द्वारा रूस के साथ में कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी सस्पेंड करने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। और वर्तमान में नाटो के अंदर सदस्य देशों की संख्या 31+1 है। यह कैसे 31 पहले थे और फिनलैंड इसके साथ में आने पे कितने सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 32 हो गई है। संस्थापक देश जिनकी संख्या 12 थी, जबकि वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कौन सी? 31 हो गई है। स्वीडन के द्वारा भी सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान तक उसको सदस्यता नहीं मिली है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि ब्रिटेन भी उस कड़ी में शामिल हो गया जहां पे यूक्रेन को मदद देता हुआ प्रतीत हो रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसे यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बात करते हैं अनुच्छेद 315 से लेकर के 323, जिसके अंदर यूपीएससी का अपने को उल्लेख मिलता है। भाग 14 के अंदर यूपीएससी का उल्लेख, जिसके अंदर बात करते हैं कि 10+1 सदस्य की संख्या 10 और 1 हो गए इसके अध्यक्ष, तो टोटल सदस्य संख्या होगी कितनी? 11। वैसे ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सदस्यों की संख्या कम और ज्यादा कर सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे देखा जा रहा है कि सदस्यों की संख्या 10+1 है। वैसे समानांतर रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो अलग अलग राज्यों में है वहां पे 7+1 का मतलब यहाँ पे 8 सदस्य होते हैं और यहाँ पे इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति करी जाती है। जबकि समानांतर रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति महोदय की द्वारा नियुक्ति करी जाती है। किसकी? यूपीएससी के सदस्यों के द्वारा। लेकिन अगर त्यागपत्र की बात होती है या किसी को हटाया जाता है समय से पहले, तो त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके वो त्यागपत्र देता है। अब आपने इस प्रश्न के माध्यम से आप जान रहे हैं कि वर्तमान में किसको इसको नियुक्त किया गया। इससे पहले देखते हैं कि मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अभी क्या है? वो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है। और अभी किसको जो है नियुक्त किया गया एज ए सदस्य में, जिनका नाम है शीलवर्धन सिंह। हमने सुना था पहले एक सेशन करा था जिसमें देखा था वो सीआईएसएफ के पहले क्या थे? वो महानिदेशक हुआ करते थे और उनकी जगह पे आगे थी कौन सी? राजस्थान कैडर की महिला आईपीएस अधिकारी जिनका नाम नीना सिंह को सीआईएसएफ का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था और ये यहाँ पे इनकी सीट खाली हो गई थी और ये यहां से कहां चले गए हैं? ये चले गए हैं यूपीएससी के मेंबर बनने के लिए। तो आपने 3 कड़ी देखी कि नीना सिंह आती है कहां पे? सीआईएसएफ की एज ए महानिदेशक आती है। शीलवर्धन सिंह वहां से कहां आ जाते हैं? यूपीएससी के मेंबर के तौर पे आ जाते हैं। आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक इनके बीच में सारी इनकी शक्तियों का ये देख लीजिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये इनका कार्यकाल होता है। वैसे अगर देखा जाए पीएससी का
तो पीएससी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष ही होता है वैसे, लेकिन इनकी जो उम्र है वो कितनी है, 62 वर्ष अधिकतम रखी गई है। ये थोड़ा सा इनमें क्या आपको फर्क देखने को नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सीलवर्धर सिंह सीआईएसएफ के पूर्व महानिरीक्षक हुआ करते थे, 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब बात करते हैं स्थापना। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उसी समय यूपीएससी की स्थापना हो जाती है 1 अक्टूबर 1926 की। सदस्यों की संख्या 10+1, जबकि चेयरमैन है वर्तमान में मनोज सोनी। यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद किस में मिलता है संविधान के अंदर अगर बात करते हैं तो 315 से लेकर के 323 के बीच, भाग संख्या 14 अध्याय 2 के तहत इसको स्थापित किया गया, जो एक संवैधानिक इकाई है। आप ध्यान रखिए, वैधानिक संस्था नहीं है, विधि निकाय नहीं है, सलाहकारी नहीं है, ये क्या है, संवैधानिक निकाय, जिसका अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान के अंदर ये वर्णित है। उद्देश्य क्या है, भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के ए एंड बी क्लास के जितनी भी प्रकार की सेवाओं की योग्यताओं के आधार पर उम्मीदवारों को चयन करना है, उनको क्या देना है, उनको सिफारिश करना, और उसके बाद में उनको क्या करना, एग्जाम कंडक्ट कराना। ये सारे काम किसके, ये है। इसके अलावा इनके प्रमोशंस ये भी किसके द्वारा किए जाते हैं, यूपीएससी के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि डीपीसी यहीं पे इनकी आयोजित की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अनुसार होती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए तो जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है। वैसे एक ये इंडियन ऑफ द ईयर 2023 जो किसी न्यूज 18 का एक ग्रुप जिसके द्वारा इस प्रकार का एक पुरस्कार दिया गया है। अब इसके अंदर 7 कैटेगरी है, 7 कैटेगरी के अंदर ये दिया जाता है, जिसके अंदर अभिनेता है, खिलाड़ी है, सामाजिक सरोकार वाले क्षेत्र है, अंतरिक्ष है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन उत्कृष्ट उपलब्धि किसके लिए, स्पेस में, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसरो। इसरो को इस उपलब्धि की वजह से जो है भी क्या दिया गया, उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, और पुरस्कार का नाम है इंडियन ऑफ द ईयर 2023। जान लेते हैं कुछ अन्य इसके तथ्य। इसरो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय टीवी चैनल CNN न्यूज 18 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। संस्करण इसका 13वां है, और मुख्य 7 श्रेणियों के अंदर ये दिया जाता है, जिसके अंदर व्यवसाय है, मनोरंजन है, खेल है, युवा आइकन है, उभरते हुए खेल स्टार है, सामाजिक परिवर्तन और जलवायु मुद्दाओं को ये पुरस्कार। तो टोटल कैटेगरीज कितनी हो गई है, 7 हो गई हैं अमेरिका के बाद। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। अगर बात इसरो की, और इसरो को इस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो बात करते हैं अमेरिका के बाद में भारत ब्लैक होल आकाश गंगा के लिए अलग से इस प्रकार का न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए विशेष एक्सपोसैट भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बना है। इससे पहले या तो अमेरिका बना था, उसके बाद में भारत ने कारनामा कर दिखाया है। विषय क्या था, आकाश गंगाओं का निरीक्षण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक्सपोसैट भेजा था। वो पहले अमेरिका ने भेजा, दूसरा भेजने वाला देश कौन है, वो है भारत है। इसरो द्वारा 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी घोषणा उन्होंने कर दी है कि यहाँ पे इसकी शुरुआत हम कर देंगे। वैसे देखा जाए तो आदित्य L1 भी अपनी जो दूरी के साथ में वहां जाकर के और इसको प्रक्षेपित किया गया, तो वहां पे क्या हो गया, ये इसको सेट वहां पे कर दिया गया है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने जाना कि उत्कृष्ट अवार्ड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माननीय जितेंद्र सिंह और उनके द्वारा पुरस्कार लेते हुए कौन, S सोमनाथ, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास द्वारा कहां हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना की जाएगी, और इसका आंसर होने वाला है कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के हुंडई एक दक्षिणी कोरियाई कंपनी है जो वाहन निर्माता कंपनी है, और भारत के अंदर नंबर 2 रैंकिंग के अंदर वाहन बेचने के अंदर इस कंपनी का नाम आता है। जबकि आईआईटी मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान दोनों ही अपने आप में है, और उन्होंने अभी हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना कहां करी है, तमिलनाडु में करी है। तमिलनाडु वर्तमान में चर्चाओं में इसलिए भी बना हुआ है कि वहां पे एप्पल, इसके अलावा अपने वियतनाम की कंपनी ने भी वहां पे सेमीकंडक्टर बनाने की और स्थापित करने की योजना वहां पे बनाई है। देख रहे थे आप एडिडास के द्वारा चीन के बाहर जब वो निकला है, तो तमिलनाडु के अंदर अपना पहला उन्होंने एशिया का जीसीसी खोला है। जबकि वियतनाम के द्वारा एवी सुविधा स्थापित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश कहां कराया, ये भी तमिलनाडु में किया है।
एप्पल के द्वारा तमिलनाडु में प्लांट स्थापित भी किया जा रहा है। तो तीनों चीजें तमिलनाडु के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2024, जिसका आयोजन 19 से लेकर के 31 जनवरी वो भी तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु वर्तमान में चर्चाओं में काफी बना हुआ है। सर्वाधिक बंदरगाहों वाला राज्य है वो भी कौन सा है? तमिलनाडु है। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है वो भी कौन सा है? तमिलनाडु है। अब बात करते हैं श्रीलंका में आईआईटी मद्रास के द्वारा नया कैंपस खोलने की घोषणा करी थी। जब आपने तमिलनाडु देखा और आईआईटी जब मद्रास की बात हो रही है तो उन्होंने पहला तो उन्होंने कहां खोला था? तांजानिया में खोला था। और दूसरा कहां पे उन्होंने खोला है? वो श्रीलंका के अंदर खोला है। क्यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी मद्रास का 344वें रैंक के साथ भारत में तीसरे स्थान पे रहा। इससे पहले कौन से थे? अपने एक तो दिल्ली और कानपुर और मुंबई, ये उनसे कहीं आगे थे। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित करने वाली जो आईआईटी है वो भी कौन सी? मद्रासी बनी थी। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन टूल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर एमओयू है वो भी किसके साथ में हुआ है? आईआईटी मद्रास के साथ हुआ है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस देश ने आपातकाल लगाने की घोषणा करी है? तो ऐसा इंडोनेशिया के पास में एक छोटा सा द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी हाल ही के अंदर चर्चाओं में भारत के संदर्भ में भी इसलिए भी बना हुआ था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस देश का विजिट किया गया था। और अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इस देश में जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहला विजिट था। और उनको यहां का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको कौन सा नाम से बोला जाता है? इसको बोला जाता है अभी द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो अवार्ड से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को यहां पे सम्मानित भी किया गया था। इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बैठक में भाग लेने के लिए वहां पे वो गए थे। और आप देख रहे हैं पपुआ न्यू गिनी जहां पे इस प्रकार की चीजें वर्तमान में हो रही है, वहां पे आपातकाल लगाने की अब वहां पे स्थिति बन गई है। इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र, राजधानी इसकी पोर्ट मोरेस्बी, और जनसंख्या बहुत छोटी सी 60 लाख के आसपास में वहां की जनसंख्या। जबकि 19 से लेकर के 24 मई को 2023 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी का क्या किया था? विजिट किया था। तो आप देख रहे हैं छोटा सा ये देश, और यहां पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, और यहीं पे उसके साथ में कौन सा? इंडोनेशिया है। और वहां पे हालात थोड़े क्या है? खराब बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने यहां पे आपातकाल लगाने की घोषणा करी है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वैसे देखा जाए तो भारत उन प्रदूषित शहरों के अंदर सबसे पहले आगे आता है जहां पे वर्ल्ड की बात होती है। और दिल्ली का AQI काफी ऊपर रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये ज्यादा रहता है। लेकिन हाल ही के अंदर जिस प्रकार थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय का एक शहर जिसका बर्निहाट वो सबसे ज्यादा प्रदूषित गिना गया है। वैसे देखा जाए तो बेगूसराय, ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली भी पीछे नहीं है, इसके पीछे पीछे ही है। और ये जो स्थान है, जो शहर है, ये भी काफी प्रदूषित है। अब बात करते हैं सबसे स्वच्छ शहरों की। अगर स्वच्छ शहरों की बात करते हैं तो स्वच्छ शहर हाल ही के अंदर आंकड़े हैं जिसके अंदर इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर का दर्जा मिलता है, जबकि सूरत भी संयुक्त रूप से इस बार इंदौर के साथ में खड़ा हुआ नजर आया। बात करते हैं कि भारत की ऐसी कौन सी राज्य की राजधानी है जो सबसे स्वच्छ है? और आंसर इसका कौन सा होता है? भोपाल, जो किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बर्निहाट मेघालय का शहर जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर। अन्य शीर्ष शहर बेगूसराय बिहार वाला है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली 8वें स्थान पर बना हुआ है। सबसे कम AQI वाला सिलचर असम का एक छोटा सा शहर जिसके अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स कह सकते हैं सबसे कम है, या सबसे कह सकते हैं सबसे स्वच्छ वायु वाला ये शहर कौन सा? सिलचर। देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर मध्य प्रदेश को, संयुक्त रूप से सूरत को दिया गया। स्वच्छ राजधानी का रिकॉर्ड किसके पास में? भोपाल के पास में। सब स्वच्छ कंटोनमेंट बोर्ड है वो महू कौन सा? MP के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है? वो होती है 2 अक्टूबर 2014 से। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और देखते हैं हाल ही में RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ से बढ़ाकर के कितना कर दिया है?
तो पहले 100 करोड़ हुआ करती थी। 2014 के अंदर इस प्रकार के आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन आई थी, उस समय 2014 की बात है, और उस समय हुआ करता था 100 करोड़। लेकिन वर्तमान में इसको कितना कर दिया गया, तो इसको कर दिया गया 200 करोड़ के लिए जितने भी प्रकार के जो छोटे जो एफएमसी हैं उनके अंदर जो समय आप कह सकते हैं कि जो राशि की जो सीमा है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 100 करोड़ से कितना कर दिया, इसको 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 200 करोड़। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य जान लेते हैं। इससे पहले 2014 में आरबीआई द्वारा 100 करोड़ के लिए समय सीमा रखी गई थी, रुपयों की सीमा रखी गई थी, जबकि आरबीआई द्वारा 7% नेट एनपीए, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है कि 7% नेट एनपीए से जो नीचे कम है उनको आप क्या कर सकते हैं, वो बैंक्स अपने जितने भी प्रकार के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड बांट सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होने वालों को नहीं बांट सकते। जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंकों का अनुपात कितना करें, 15% है, वो भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जबकि स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों, जो ग्रामीण बैंक है वहां पे 9% वाले जो है बैंक है वो भी क्या कर सकते हैं, वहां पे डिविडेंड बांट सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की जीडीपी के संदर्भ में, जिसमें आरबीआई के डाटे बार बार आ रहे हैं, जहां पे भारत की जीडीपी को आरबीआई ने जिस प्रकार से अनुमान लगा करके मापा है उसमें 6.5 से लेकर के और उसको कर दिया कितना, 7% की जीडीपी की रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ने वाली है, ये भी चर्चाओं में बना हुआ था। जबकि आरबीआई द्वारा ग्रोथ रेट है वो मैंने आपको 6.5 से 7% बता दिया गया, और इसको 2024-25 में इसको लागू करने का प्रावधान है कि डिविडेंड ये शेयर होल्डर्स को बांटे जाएंगे। रेपो रेट्स की बात करते हैं जहां पे 6.5% यथावत बनी हुई है, जबकि रिवर्स रेपो रेट है वो भी 3.35% जो है वो यथावत बनी हुई है। आरबीआई के जो गवर्नर है जिनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934, और कार्य शुरू कब करा था, 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।